हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 40 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि नील और चंदन के बीच में बिजनेस रिलेटेड डील होती है, जिसमें नील 2 कंडीशन रखता है। उसकी कंडीशन सुनकर चंदन को काफ़ी हैरानी होती है और नील उसे सोचने के लिए वक्त देकर वहाँ से निकल जाता है। तभी अचानक चंदन का फोन बजता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो फोन पर ही चिल्लाता है, नहीं, यह कैसे हो सकता है? किसने किया है यह सब? उसकी आवाज़ अनुराग जी, श्रेया और मित्रा के कानों में पड़ती है। वो भागते भागते उसके पास आते हैं। चंदन गुस्से से अपना फोन पटक देता है। वहीं टीवी ऑन करता है, जिसमें न्यूज़ आ रही थी, जिसमें दिखाया जाता है कि चंदन का आइलैंड वाली विला में जबरदस्त धमाका हुआ है, जिससे पूरा विला उड़ गया है। मित्रा सिहर जाती है और वो चिल्ला पड़ती है, नहीं, यह नहीं हो सकता है। श्रेया और अनुराग जी हैरान थे, लेकिन चंदन खामोश था। वह जानता था कि मित्रा पैनिक क्यों कर रही है। वह वहीं बेहोश हो जाती है। तभी कुछ घर के नौकर मित्रा को उसके रूम में लेकर चले जाते हैं। अनुराग जी चंदन से पूछते हैं, यह सब क्या हो रहा है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? और वो मित्रा क्यों पैनिक हो रही है? हो क्या रहा है, कुछ बताओगे? चंदन गुस्से से जल रहा था। अनुराग जी को चंदन के इस विला के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब बोलोगे भी कि ऐसे ही खामोश रहोगे? आप यहाँ से जाइए। ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत खराब है। अभी ऐसे में आपके सवाल से मुझे और इरिटेशन हो रही है। सो गो अवे। चंदन गुस्से से अपना जबड़ा भींच बोला था, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे जानने का हक है। अनुराग जी ने बस इतना ही कहा था कि चंदन उनका गला पकड़ लेता है। तुम मेरे बायोलॉजिकल बाप नहीं हो, बस मेरी माँ के पति थे। इस वजह से मैं तुम्हारा इज्जत करता हूँ, लेकिन अब तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मेरे गुस्से को आजमाओ मत। चंदन इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो अनुराग जी का गला दबा देना चाह रहा था। तभी श्रेया उसे रोकते हुए बोली, भाई छोड़िए डैड को, मार देंगे क्या? मत भूलिए कि मेरे डैड है। श्रेया की आवाज़ सुन चंदन सेंस में आया और उसका हाथ ढीला पड़ गया। वहीं फर्श पर गिरकर अनुराग जी जोर जोर से खांसने लगते हैं, लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। श्रेया उन्हें संभालती है, लेकिन चंदन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी गुस्से में ही था, लेकिन श्रेया की बात सुनकर उसने अपना गुस्से को कंट्रोल किया। अनुराग जी धीरे धीरे उठते हैं और श्रेया से कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। यह देख श्रेया गुस्से से बोली, आज आपने दिखा ही दिया भाई कि आप हमारे सगे नहीं हैं। आपका बायोलॉजिकल बाप ने आपको अपना नाम नहीं दिया, लेकिन मेरे डैड ने दिया सब कुछ आपको, और आज आप इनका ही गर्दन पकड़ लिए। हाउ चीप यू भाई, कैसे कर सकते हो आप? डैड ने सिर्फ आपसे सवाल ही तो किया था, क्योंकि उन्हें आपकी फिक्र रहती है, लेकिन आप तो अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचते। चंदन गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में सोफी और पुष्पा जी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। ऋषि बाहर बैठा रहता है, आंखों में नमी और चेहरे पर गुस्सा था। माया भी साथ में थी और उसे संभाल रही थी। कुछ देर में रुद्र कैजुअल ड्रेस में आता है और ऋषि वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तो ऋषि उसे नम आंखों से देखता है। रुद्र उसे अपने गले से लगा लेता है। शांत हो जा ऋषि, उन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। रुद्र ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा। थोड़ी देर में इमरजेंसी से डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो तीनों उनके जवाब का इंतजार करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, हमने सोफी को तो बचा लिया, लेकिन पुष्पा जी को नहीं बचा सके। कोशिश बहुत की, लेकिन आई एम सॉरी मिस्टर नील, सोफी को सुबह तक होश आ जाएगी। यह सुनकर तीनों अपनी आंखें अफसोस में बंद कर लिए थे। ऋषि ने कहा, सोफी ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी? कैसे कहूँगा कि उसकी माँ नहीं रही? माया बोली, अभी हम सोफी को कुछ नहीं बताए तो सही होगा। अभी जो उसकी हालत है वो यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रुद्र भी बोला, माया सही कह रही है। अब समझ में आया कि मित्रा चंदन से शादी करने के लिए क्यों राजी थी। चंदन ने उसे पक्का ब्लैकमेल किया होगा। माया तुम कैलाश के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो, एसीपी से बात करो, मुझे उससे अकेले मिलना है। और हाँ ऋषि, तुम सोफी के लिए यहीं रुको, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। लेकिन नील, अभी हम अपने मिशन पर हैं, ऐसे में मैं तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ऋषि ने कहा तो रुद्र बोला, अकेला कहाँ हूँ यार, मेरे पास पूरी टीम है।
तुम बस अपना ख्याल रखना और सोफी का। चलता हूँ। रुद्र हॉस्पिटल से निकल अपने होटल में आ जाता है। फ्रेश होकर बैल्कनी में आ जाता है। आंखें बंद कर मित्रा के बारे में सोचने लगता है। उसके आंसुओं से भरा चेहरा, जला हुआ हाथ उसे बेचैन कर रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी। उसका दिल उसे देखने के लिए तड़प रहा था। वो सिगरेट निकालकर लंबी लंबी कस लेने लगता है ताकि उसका दिमाग मित्रा के बारे में ना सोचे। वो खुद से बोला, मैं खुद के इमोशंस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसके सामने नहीं जा सकता हूँ। मैं ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकता हूँ। फिर अगले ही पल वो खुद से ही बोला, बस एक बार देख लेता तो मेरे बेचैन दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाती। पुराना मेंशन से निकलते समय भी मैं उसे देख नहीं पाया। वो अपना फ़ोन उठाता और अपनी कार की चाबी लेकर खुराना मेंशन की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो श्रेया को कॉल करता है। श्रेया जब अपने फ़ोन के स्क्रीन पर उसका नंबर देखी तो वो खुश हो जाती है और जल्दी से फ़ोन को उठाकर कहती है, अब मेरी याद आई। घर आए लेकिन एक बार भी मेरे से बात नहीं किए, बस फॉर्मेलिटी पूरी की। तो अब मिल लेते हैं। मैं आ गया हूँ, तुम्हारे घर के नीचे हूँ। यह सुनकर श्रेया हैरान हो गई। क्या, इस वक्त, रात के 12 बजे? मैं सोने जा रही हूँ नील, कल मिलते हैं। मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। यदि तुम अपने रूम की बैल्कनी खोल दो तो मैं अंदर आ जाता। बेबी आई रियली मिस यू। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। प्लीज़ बस एक बार तुम्हें हग करना चाहता हूँ। श्रेया का भी तो मन यही चाह रहा था, लेकिन उसे अपने भाई का डर भी था। वो फिर मन में सोचकर, भाई तो घर पर नहीं है और आज खुद नील मेरे पास आया तो ये मौका मुझे जाने नहीं देना चाहिए। वो बैल्कनी में आ गई। नील को देखते ही श्रेया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। नील कैजुअल ड्रेस में चेहरे पर मास्क लगाए हुए था। श्रेया का इशारा मिलते वो चंदन के गार्ड से छुप छुप कर बैल्कनी से श्रेया के रूम में पहुंच जाता है। उसे देख श्रेया की आंखों में चमक आ जाती है। वह नील के पास आकर उसके सीने से लग जाती है। रुद्र को ना चाहते हुए भी उसे ऐसे दिखाना था कि वो भी उससे मिलकर बहुत खुश है। वह बोली, बेबी आई रियली नीड यू। आज भाई का एंगेजमेंट सेरेमनी बहुत ही फटिक था। उस मित्रा का हाथ का जलना और फिर भाई का गुस्सा होना, यह सब बहुत हॉरिबल था। बस सुकून है तो तुम्हारी बाहों में। रुद्र ने श्रेया को अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड पर लेटा दिया और उसके बगल में लेट गया। श्रेया उसके सीने से चिपक गई। वह रुद्र के करीब आना चाह रही थी, उसके साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रही थी। वह रुद्र के होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ी, तभी रुद्र ने रोकते हुए कहा, इन सब के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा, जो कुछ भी होगा हमारी शादी के बाद। तो श्रेया इरिटेट होकर बोलती है, तो कब होगी हमारी शादी? मुझे तो लगा था कि भाई से तुम हमारी शादी की बात करोगे, लेकिन तुम यूं ही आए और चले गए नील। रुद्र बिना एक्सप्रेशन के बोला, रिलैक्स श्रेया, मैं तुम्हारे भाई से हमारी शादी की बात की है, सोचने का वक्त मिला है उसे। मैं भी तुम्हारे लिए तड़पता हूँ, लेकिन खुद को कंट्रोल करके रखा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें हर्ट हो। यह देखकर श्रेया को नील पर बहुत प्यार आता है और बोली, सच में तुम बहुत स्पेशल हो और अलग भी। और फिर उसके सीने से चिपक कर लेट जाती है। लेकिन रुद्र के चेहरे पर बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं था। उसके दिमाग में अभी बस मित्रा ही चल रही थी। वो किसी तरह मित्रा को देखना चाह रहा था। अचानक रुद्र ने पूछा, वह तुम्हारी होने वाली भाभी मित्रा कैसी है? श्रेया उसके सीने से थोड़ा दूर होते हुए सवालिया नज़र से देखी तो रुद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ। तो वह बोली, कैसी होगी? आई डोंट नो। अपने रूम में बेहोश होगी। कुछ देर पहले न्यूज़ देखकर पैनिक हो गई थी और बेहोश हो गई थी। जब भाई की उनकी नहीं पड़ी है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। श्रेया की इन सेंसिटिव बातें सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह यह तो समझ गया था कि मित्रा ने न्यूज़ देखकर पैनिक क्यों किया होगा। अब उसका दिल मित्रा से मिलने के लिए और भी बेचैन होते जा रहा था, लेकिन वह उसके पास कैसे जाए यही सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर चंदन गुस्से से अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए एक जगह पर रुकता है। आज जो कुछ भी हुआ उससे उसका दिमाग खराब हो गया था। वहाँ एक 50 मंजिला इमारत थी जिसके सबसे लास्ट फ्लोर पर उसका ऑफिस था। यहाँ उसके इलीगल कामों की मीटिंग होती थी। इस ऑफिस के बारे में किसी को मालूम नहीं था सिवाय चंदन के। वह अंदर जाता है जहाँ उसके वफादार आदमी थे। चंदन जाकर अपने केबिन में बैठता है तो उसका सबसे वफादार असिस्टेंट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह बोला, बॉस, सुपीरियर को न्यूज़ मिल चुका है। वह बहुत गुस्से में है। चंदन ने कहा, जानता हूँ, उस विला में करोड़ों अरबों का माल था। वहाँ पर हमने अपना बेस बनाया था ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि यह सब कौन कर रहा है। मार्केट में हमारा नया दुश्मन कौन आ गया है।
उसका आदमी सर झुकाए खड़ा था। चंदन ने फिर पूछा, रमन का पता चला? कहाँ छुप कर बैठा है? नहीं बॉस, अभी तक नहीं। हमने उनके घर पर भी नज़र रखे हुए हैं। पुलिस स्टेशन में हमारे आदमी उस कैलाश पर नज़र रखा हुआ है। बहुत जल्द हमें कुछ मालूम चल जाएगा। चंदन गुस्से से अपना हाथ सामने डेस्क पर मारते हुए बोला, तुम्हारा नाच सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम सब पर लाखों रुपए खर्च करता हूँ, लेकिन तुम सबसे अब तक एक काम नहीं हुआ। मुझे रमन चाहिए एनी हाउ, वरना खुद के लिए कब्र खोद लेना। नाउ गेट आउट। उसका आदमी चुपचाप वहां से चला गया। चंदन खुद से बोला, ये सब अचानक हो क्या रहा है? मेरे विला तक कोई कैसे पहुंच सकता है? वहां वो सोफी और पुष्पा कैद थी, जिसकी वजह से मैं मित्रा को अपने करीब रखने के लिए ब्लैकमेल करता रहा। लेकिन अब वह भी मेरे से बगावत करेगी, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन इन सबसे पहले मुझे सुप्रियर के गुस्से को संभालना होगा। फिर उसे अचानक नील की शर्त याद आ गई। वह गुस्से से और बौखला जाता है। अपने डेस्क के सभी सामान को गुस्से से नीचे फेंकते हुए कहा, कैसे कैसे उस नील को हमारी सुप्रियर के बारे में मालूम चला? कौन है यह नील? मुझे इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वह बेल बजाता है, जिससे उसका असिस्टेंट फिर एक बार केबिन में आकर खड़ा हो जाता है। सिर झुकाए और हाथ बांधे वो चंदन के बोलने का इंतजार करता है। तो चंदन ने कड़क आवाज में कहा, मुझे मिस्टर नील की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटी से छोटी। याद रखना, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। बहुत ज़रूरी है, मुझे कल तक मिल जाना चाहिए। असिस्टेंट ने कहा, ओके बॉस, काम हो जाएगा। और वह उसके केबिन से चला जाता है। इधर रुद्र ने नोटिस किया कि श्रेया उसकी बाहों में सो चुकी है। यह देखकर वो रिलैक्स फील करता है। वो धीरे से उसका सिर तकिए पर रखता है और कमरे से बाहर निकलने से पहले माया को कॉल करता है। वो फ़ोन उठाती है तो वो बोला, माया, मैं अभी खुराना मेंशन में हूँ। यह सुनकर माया टाइम देखती है। क्या नील, तुम आधी रात को वहाँ क्या कर रहे हो? सुनो पहले मेरी बात। मुझे मित्रा को देखना था, लेकिन चारों ओर सीसीटीवी कैमरे हैं। हो सकता है कि मित्रा के कमरे में भी हो। तुम्हें क्या करना है तुम समझ गई हो। फ़ोन कट कर देता है। वो खुद से बोली, चलो माया, काम पर लग जाओ। माया को चंदन के घर से सीसीटीवी कैमरे से नील की फ़ोटो को डिलीट करना था। माया को यह काम करने में महारत हासिल थी। वो जल्दी से अपने कंप्यूटर पर बैठ जाती है और चंदन के घर के सीसीटीवी कैमरे को हैक करना शुरू कर देती है। रुद्र सीसीटीवी कैमरे को ध्यान में रखते हुए बचते बचते वो मित्रा के कमरे के पास पहुंच गया था। उसके कमरे का दरवाजा हल्का खुला था, लेकिन अंदर अंधेरा था। बस हल्की डिम लाइट जल रही थी, जो मित्रा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखकर रुद्र की धड़कन बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में रोशनी उसके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। रोने से उसका चेहरा और भी ज्यादा निखर गया था। रुद्र कुछ पल उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। अभी उसे देख उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे कोई बुलेट ट्रेन हो। वह उसके करीब जाकर बैठ जाता है। धीरे धीरे उसकी नज़र उसके गुलाबी होठ पर जाती है, जिससे देखकर रुद्र का गला सूखने लगता है। उसे गर्मी होने लगती है। वो जल्दी से खुद को झटका और कहा, कंट्रोल मिस्टर रुद्र, ऐसा करने का सोचना भी मत, वरना रंगे हाथ पकड़े जाओगे और यह जाग जाएगी। वह अपना आखिरी किस याद करने लगता है, जब वो आश्रम में मित्रा के साथ में था और दोनों एक दूसरे को किस किए थे। याद करते ही रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लगता है। फिर लंबी और गहरी सांस के साथ थोड़ा सीरियस होकर कहा, कैसे सोच सकती हो तुम मुझे बेचैन करके? वेरी बैड माई लव। कोई बात नहीं, सो लो जितना सोना है, क्योंकि तुम एक बार मिसेज रुद्र प्रताप सिंह बन गई तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। बाहों में भरकर तुम्हें बस प्यार करना है मुझे। वो धीरे से उसके माथे पर किस करता है और उठकर जाने लगता है। तो अचानक वह हैरान हो जाता है और आंखें उसकी बड़ी हो जाती है। इधर हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी सोफी का एक हाथ को अपने हाथों में थामी हुई ऋषि बस उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग थी। वह बोला, उठ जाओ सोफी, 3 महीने बाद तुम्हें देख रहा हूँ तो इस हालत में, जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा और नाराज होगी। बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे मन में। मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें होश में आना होगा। सोफी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, जिससे ऋषि की आंखें नम हो जाती और उसके अपने दिल में दर्द महसूस होता है। इधर चंदन भी अपने केबिन में बैठा रहता है, अपने सिर को चेयर पर टिका आंखें बंद किए हुए था। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आया और चंदन को सोता देख सोचने लगा, बॉस तो सो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, क्या करूं, जगाऊं या कल का वेट करूं? बोलो क्या बोलना है? आंखें बंद किए चंदन ने पूछा तो उसका असिस्टेंट बोला, बॉस,
जिस दिन रमन यहाँ दिल्ली पहुँचा था, एयरपोर्ट से निकलते ही उसके सामने एक कार आकर रुकी थी जिसमें वो बैठता है। यह सुनकर चंदन अचानक से अपनी आंखें खोलता है और सीधे होकर चेयर पर बैठता है। वह कोल्ड आंखों से अपने असिस्टेंट का आगे बोलने का वेट करने लगा। तो वह बोला, बॉस, हमने उस गाड़ी की नेम प्लेट के थ्रू उसके ऑनर तक पहुंचना चाहा, लेकिन बॉस वह गाड़ी मिस्टर रमन के नाम पर ही था। उस कार का ऑनर भी वही है, इसलिए वो आराम से उस कार के अंदर बैठ गए थे। और सबसे हैरानी की बात है कि जिस कार से वो थे, वो कार उनके घर के पार्किंग एरिया में लगी हुई है। अचानक से चंदन के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और हैरानी से कहा, इसका मतलब वो रमन ही है जो हमसे गद्दारी कर रहा है। मैं अब तक यह सोचकर परेशान था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं गलत था। वह रमन ही मुझे बर्बाद करना चाहता है। वो कहाँ छुपा बैठा है, अब उसका परिवार बताएगा। यह बाप और बेटे मुझे डबल क्रॉस करने में लगे हुए हैं। इधर खुराना मेंशन में जैसे ही रुद्र पलट कर देखता है तो मित्रा नींद में ही उसका हाथ पकड़ी थी, जिससे वो चैन की सांस लेता है। वो नींद में बोले जा रही थी, प्लीज़ मिस्टर रुद्र, मत जाइए, वापस आ जाइए। आई लव यू सो मच, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर फिर हल्की स्माइल आ गई। उसके हाथ को धीरे से हटाया और बोला, आई नो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं तुमसे खुद से और इस जहां से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें यह बात कह नहीं सकता हूँ। गुड नाइट माई लव। रुद्र जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। उसके जाने के बाद माया ने उसकी सारी फुटेज डिलीट कर देती है। वो खुद से बोली, अब अपना काम कर दिया, अब मुझे सो जाना चाहिए। रुद्र तो निशाचर बनकर घूम रहा है, लेकिन मैं इंसान हूँ, कहते वो धम से अपने बेड पर गिर जाती है। सुबह की पहली रोशनी के साथ मित्रा की आंखें खुलती है और बेड से उठकर बैठ जाती है। कल के न्यूज़ के बारे में सोचकर वो फिर घबरा जाती है और उसकी आंखें दर्द से भर जाती है। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पुष्पा आंटी और सोफी को कुछ नहीं हो सकता। हम उस चंदन को अब नहीं छोड़ने वाले। किसे नहीं छोड़ोगी? मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी मत छोड़ो। मित्रा ने जब दरवाजे पर देखा तो उसका चेहरा डार्क हो गया। वो गुस्से से उस पर चिल्ला उठती है, कितने बेशरम हो तुम, हमारे सामने आने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? क्यों क्यों किया तुमने? कहा था ना तुमसे, क्यों नहीं माने? वहाँ अकेले उन्हें मत छोड़ो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। देखो क्या हो गया। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। तुमने जिस मजबूरी में हमें अपने पास जबरदस्ती रखा था, जब अब वही नहीं रहे तो हमारे रहने का भी मतलब नहीं बनता है। हम जा रहे हैं और खबरदार, जो हमें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो हम कुछ ऐसा कर जाएंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मित्रा आगे जाने के लिए बढ़ी ही थी कि चंदन ने कहा, तुम्हारी सोफी और पुष्पा आंटी जिंदा है। यह सुनते ही मित्रा के कदम रुक गए थे। वह पलटकर हैरानी से चंदन को देखती है, जैसे कि उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न हो। चंदन भी मित्रा को रोकने के लिए ही झूठ बोल रहा था। उसने कहा, तुमने सही सुना, मेरे आदमी वक्त पर उन दोनों को वहां से निकाल लिए थे। वह दोनों जिंदा हैं और हॉस्पिटल में हैं। तुम मुझे इतनी डिसबिलीव से क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें उन दोनों के जिंदा होने की कोई खुशी नहीं है, या तुम्हें अब यहाँ रुकना होगा? इस बात का ज़्यादा दुख है। चंदन ने कहा, देखो, अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो तुम्हें तो यहाँ रुकना ही होगा। मैं उन्हें तुमसे मिलवा दूंगा, लेकिन हमारी शादी के बाद। 1 सप्ताह बाद हमारी शादी है और इस बार मैं तुम्हारा कोई टेंटर्म बर्दाश्त नहीं करूँगा। मित्रा ने कहा, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। जब तक हम उन दोनों से मिल नहीं लेते, उन्हें सही सलामत देख नहीं लेते, तब तक हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। चंदन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, रुकना तो तुम्हें होगा, वरना वहाँ हॉस्पिटल में उन दोनों की सांसें रुक जाएगी। तुम्हें विश्वास करना है या नहीं, यह तुम्हारी मर्जी। मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात शादी की, कितनी बार तुमसे एक ही बात कहना होगा मित्रा, कि शादी में तुम्हारी मर्जी मायने नहीं रखती मेरे लिए। यह तो होकर रहेगी। और यह क्या मुझे बार बार यहाँ से जाने की धमकी देती हो? यह मेरा जेल है, मेरा घर है। तुम यहाँ से बाहर मेरी मर्जी से तो नहीं निकल पाओगी, इसलिए अपनी परेशानी और मत बढ़ाओ और ये छोटे बच्चों की तरह नखरा करना बंद करो और खुश हो जाओ हमारी शादी के लिए। वो फिर प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखता तो मित्रा पीछे हट जाती है। चंदन गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, जितना नखरा करना है कर लो। शादी हो जाने के बाद तुम्हारे नखरे सब बेकार हो जाएंगे
और वह वहाँ से निकल जाता है। मित्रा बुत बने वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती है। इधर सोफी को भी धीरे धीरे होश आ गया था। अपनी आंखें खोलती है तो खुद को वहां पाकर वो हैरान हो जाती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र इसी पर पड़ी जो उसे देखकर ही मुस्कुरा रहा था। लेकिन सोफी का चेहरा कठोर और सख्त हो जाता है और आंखें नम हो जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह उठकर बैठने की कोशिश करती है तो ऋषि ने कहा, तुम रेस्ट करो, अभी तुम बहुत कमज़ोर हो। तो सोफी एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देखते हुए पूछती है, तुम यहाँ कैसे? और मैं यहाँ? ऋषि ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हें अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है। एक बार ठीक हो जाओ तो फिर हम दोनों आराम से बात करेंगे। तभी सोफी को अचानक उसकी मॉम याद आ जाती है। मॉम, मॉम कहाँ है? वह तो ठीक है। पुष्पा जी के बारे में सोफी बेचैन हो रही थी जानने के लिए, लेकिन ऋषि ना ही उसे झूठ बोलना चाह रहा था और ना ही उसे सच बता सकता था। वह असमंजस में था। सोफी ने फिर पूछा, बताओ ना, मॉम कहाँ है? वह तो ठीक है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ आप आराम कीजिए, ज़्यादा बातें मत कीजिए, अभी आपके लिए स्ट्रेस ठीक नहीं है। पर सोफी के मन में तो सिर्फ उसकी माँ का ख्याल आ रहा था। वो फिर से अपनी नम आंखों से ऋषि को देखते हुए पूछी, बताओ ना, मॉम कैसी है? वो ठीक तो है? ऋषि ने हल्के में अपना सिर हाँ में हिलाया और उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से बाहर आ गया। वार्ड से बाहर निकलते ही ऋषि बेचैन हो गया था। उसके सीने में दर्द की टिस उठ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोफी के सवालों का क्या जवाब दे। तभी उसे माया दिखाई दी जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रही थी। माया उसे परेशान देखकर पूछी, क्या बात है ऋषि? वह बोला, उसे होश आ गया माया, लेकिन वह बार बार अपनी मॉम के बारे में पूछ रही है। ऐसे में क्या जवाब दूँ? कैसे कहूँ कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही? मैं उसे नहीं बता पाऊँगा, उसे टूटते हुए नहीं देख पाऊँगा। माया ने कहा, रिलैक्स ऋषि, जो होना था वो हमारे हाथ में नहीं था। देखो, अभी फ़िलहाल उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तो हम मौका देखकर बता देंगे। तब तक तुम्हें भी खुद को संभालना होगा। उसके सामने ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते हो, वरना उसे शक हो जाएगा। बहुत मुश्किल से उसकी हालत सुधरी है। तो ऋषि ने पूछा, और रुद्र, वो कहाँ है? माया बोली, वो कैलाश से मिलने जाने वाला है। मैंने एसपी से बात की है, जेल में ही मिलने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी ताकि रुद्र और कैलाश एक दूसरे के सामने बैठकर बात कर सके। इधर चंदन भी रमन के घर पर जाता है। उसे अचानक अपने घर में देखकर रम्या और लक्ष्मी जी हैरान रह जाती है। चंदन आराम से फैलकर सोफे पर बैठा रहता है। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन आंखें बहुत डार्क थी। लक्ष्मी जी पूछी, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? चंदन ने कहा, क्या आंटी, घर आए मेहमान से सीधे सवाल, कम से कम हालचाल ही मेरा पूछ लिया होता। तो रम्या ने कड़क आवाज़ में कहा, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, हमें आपसे नहीं आपके बारे में हालचाल जाननी है और ना ही अपनी हालचाल बताने में कोई इंटरेस्ट है। प्लीज़ जाइए यहाँ से। तो चंदन ने कहा, मुझे भी आप सबके बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस यह जानने के लिए आया हूँ कि रमन कहाँ है। यह सुनकर रम्या और लक्ष्मी जी चौंक गई। रम्या पूछी, रमन कहाँ है? यह सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए मिस्टर चंदन, घर से ज़्यादा आपके साथ समय बिताते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि रमन कहाँ है। कई कई महीने गुजर जाते हैं मुझे अपने पति को देखे हुए और एक माँ को अपना बेटा देखे हुए। चंदन का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गया था और वह बोला, ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत करो, चुपचाप बताओ कि रमन कहाँ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही कहीं छुप कर वो बैठा हुआ है। रम्या ने कहा, सच में हमें नहीं मालूम कि रमन कहाँ है, हम खुद परेशान हैं। कई दिनों से उनका फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। कहा था कि वो घर आ रहे हैं लेकिन घर तो नहीं आए। तो चंदन ने पूछा, अच्छा ऐसी बात है तो जो कार उसको एयरपोर्ट लेने के लिए गई थी वह कार तुम्हारे पार्किंग एरिया में क्या कर रही है? यह सुनकर रम्या जी और लक्ष्मी जी फिर एक बार चौंक गए। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो, हमारी कार तो उसे लेने के लिए एयरपोर्ट गई ही नहीं थी क्योंकि उसने मना कर दिया था। यह सुनकर चंदन हैरान हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रमन यदि यहाँ नहीं है तो है कहाँ? उसे रमन तक किसी भी हालत में पहुँचना होगा क्योंकि कुछ तो ऐसा था जो अब उसकी समझ से परे था। इधर जेल में हाई सिक्योरिटी के साथ कैलाश और नील एक दूसरे के सामने थे। उसे अपने सामने देखकर कैलाश की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अपनी आंखों पर वो विश्वास नहीं करना चाह रहा था। क्या होने वाला था कहानी में आगे? क्यों रुद्र ने कैलाश से मिलने का फैसला किया था? क्या चंदन रमन का पता कर पाएगा
यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।